नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी की न्यू सीरीज देख रहे हैं, 36 सीरीज देख रहे हैं। जैसा ये कल से ही स्टार्ट हुआ है, कल पहली वीडियो आई थी, आज सेकेंड वीडियो आ गई इस 36 सीरीज की। इससे पहले हमने 30 सीरीज समाप्त कर दिया है। जो बच्चे लिए पढ़े हैं वो अच्छे से कर रहे होंगे, आशा करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज है ये आने वाले सभी एग्जाम पे एप्लीकेबल है। जैसे अगर आप सीजीएल का मेंस देने वाले हैं, सीएचएसएल का मेंस देने वाले हैं, जीडी देने वाले हैं, स्टेनो देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं एट अ टाइम एसएससी के लिए एक ही सीरीज चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं देवसेना सीरीज, बाहुबली सीरीज ऐसा नाम नहीं देता हूँ। एट अ टाइम एक चलती रहती है और वही अपने आप में जो है सबके लिए रहती है। ठीक है, अर्थ से फर्श तक के लिए, एमटीएस से लेकर के जीएसटी इंस्पेक्टर तक। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है हमारे पास एसएससी के पैरासीटामोल 500 है, जो हमारी ई बुक का नाम है। और ये कितने इफेक्टिव है आप लोगों से छुपा नहीं होगा अब तक, है ना, जरूर सुने होंगे। तो आप लोग यहाँ ले सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार एसएससी का कंटेंट अवेलेबल है, जो वीडियो सोल्यूशन के साथ होगी। इनके अलावा रेलवे की क्लास चल रही है, 15 हो गई, 15 बाकी है, तो ये आरपीएफ, एनटीपीसी इत्यादि में काम आएगी, तो आप लोग ले सकते हैं। एसएससी का एक छोटकू सीरीज जो अभी समाप्त हुआ S30, वो भी ले सकते हैं। तो जैसा आपकी रिक्वायर्ड है ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये जो सीरीज पढ़ते हैं इसका भी कंटेंट मुझे खरीदना चाहिए क्या, है ना। देखिए, खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं पहले क्लास में आपको बता दिया था कि अगर कोई बच्चा ई बुक भी पढ़ लिया है और S30 भी पढ़ लिया है और एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये कंटेंट ना खरीदें। आप जो है सिर्फ वीडियो वॉच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर ये दोनों आप नहीं खरीदे हैं तो ये वाला खरीदिए। और मैं कहूँगा कि इन दोनों में से कम एक तो आप जरूर अच्छे से पढ़ें, या फिर दोनों पढ़ें। भैया, नौकरी एग्जाम बार बार थोड़ी आती है ना। और जब बोल ही रहा हूँ कि बढ़िया से पढ़ के जाइए, मार्क हो जाएंगे 80, 85, 90%, तो फिर क्या दिक्कत है भाई, पढ़िए ना। चलिए, कल के क्लास से एक प्रश्न पूछता हूं, एक जवाब दीजिएगा। जिनको अच्छा लगे, जो सीरियस है, जरूर जवाब देंगे। डूरंड कप का आयोजन पहली बार कहां पे हुआ था? डूरंड कप का आयोजन पहली बार कहां पे हुआ था? वेन्यू का नाम बताना है, जैसे शिमला हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पंजाब हो गया, जहां भी है आप लोग बताइएगा डायरेक्ट। अब देखिए, इस क्लास में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन को स्किप कर दिया है जो पूछा गया था, है ना। ये लू किस भाग में चलती है, कल ही बताए हैं। पहला क्वेश्चन था लू पे आधारित। लू जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में चलती है ना, उत्तर पश्चिम भाग में चलती है, खास करके राजस्थान वगैरह में गर्मी के दिन में, मई जून में। और ये क्या है, हीट वेव है, इससे लोगों को चक्कर आ जाता है, लोग गिर जाता है। गगन नारंग किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे? मैंने पार्टिकुलर स्पेशल वीडियो जो बनाया हूं, है ना, उसमें मैं सभी बात बता दिया हूं। अब से लेकर के ओलंपिक में जितने ही मैं पदक मिले हैं सबके बारे में ब्यौरा बता दिया हूं, खेलो इंडिया यूथ गेम सबके साथ में। इसके अलावा किस बीमारी में शरीर का रंग पीला हो जाता है, आंख पीला होने लगता है? तो जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है। इसमें क्या होता है, शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है ना, और जिससे जॉन्डिस हो जाती है ना। तो ये भी मैंने स्किप कर दिया है। इसी प्रकार की हीमोफीलिया होता है एक बीमारी, ये भी पूछा जाता है। आपका रक्त का थक्का जो है आपका नहीं जमता है। एक इसी प्रकार का आपसे पूछा जाता है कि शरीर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना, बीबीएस होता है। तो एक ये भी पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है मरकरी के विषाक्तता से कौन सी बीमारी होती है ना। तो ये जो कुछ आम क्वेश्चन है मैंने ऐसे स्किप कर दिया है, क्योंकि मैं खास पढ़ाता हूं और खास बच्चे को पढ़ाता हूं। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे? वित्त आयोग के गठन से। राष्ट्रपति करते हैं कितने साल के लिए? 5 साल के लिए करते हैं। अभी कितनावा वित्त आयोग का गठन हो चुका है? 16वां हो चुका है। 16वां में अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब है। 15वें के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह साहब थे। ये क्या करते हैं वित्त आयोग? तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है वित्तों की बंटवारा में मदद करते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे। राज्य में जो वित्त आयोग का गठन होता है वो कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। कौन से आर्टिकल काम आती है वहां पे? 243 आई काम आती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये वित्त आयोग से कुछ था, मैंने बता दिया है। अब मुद्दे की बात आते हैं। देखिए, आज कलाम साहब का जन्मदिन है ना, महान पुरुष, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और अपने चैनल का लोगो भी है, इनसे ही प्रेरणा स्रोत हूं मैं, है ना। तो भैया, तो ये जो कलाम साहब के जन्मदिन पे आज जो है हमने ई बुक पे, सिर्फ ई बुक पे जो है डिस्काउंट रखा गया है 25%। तो आज आप लोग लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बजट 24-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपसे पूछ रहा है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंसेप्ट ऑफ बजट 2024-25। ठीक है, तो पहला कथन जो है हमारा, इस बजट में मुद्रा लोन की मैक्सिमम सीमा जो है 20 लाख रुपया कर दिया गया। क्या? हाँ, ये बात एकदम सत्य है कि ये वाली जो बजट है इसमें मुद्रा लोन की जो सबसे अपर कैटर था, तरुण वाला, उसके लिमिट पहले 10 लाख रुपया हुआ करता था। अब इसे बढ़ा के निर्मला सीतारमन ने 20 लाख रुपया कर दिया
है तो पहला कथन आपका सही हो जाएगा, इसीलिए पहला कथन हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें गलत फाइंड करना है। कथन पर भी ध्यान देंगे, सिर्फ आंसर तक नहीं पहुंचना है, बातों को समझना है, मेंस देने जा रहे हो, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 नई शाखा स्थापित की जाएगी, ये बात भी सही है। इस बार के बजट में इन्होंने घोषणा करा है कि पूर्वोत्तर भारत जो है वहां पे 100 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा ब्रांचेस लगाए जाएंगे। कथन 3 है पूर्वोदय योजना में 8 राज्यों का विकास किया जाएगा। देखिए पूर्वोदय योजना में जो है ये 8 राज्यों का विकास नहीं है, पूर्वोदय योजना के तहत जो है 5 राज्यों का ही विकास यहाँ पे रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत हो जाएगा और जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब चौथा कथन भी ट्रू होगा बजट के हिसाब से। 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए लक्ष्य में 9 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इससे पिछला साल वाला जो बजट पेश किया गया था उसे सप्तर्षि नाम दिया गया था क्योंकि वहां पे 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विचार विमर्श किए गए थे, ध्यान दिए गए थे। यहाँ पे इस बजट में एक निर्णय लिया गया, एक विचाराधीन रखा गया है कि भैया 2047 तक भारत को विकसित बना देना है। इसके लिए कितने तथ्यों पर जो है अमल करना है, तो 9 तथ्यों पर अमल करना है। एक एक बात ध्यान रखना, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई पूर्वोत्तर भारत में कितने इंडियन पेमेंट बैंक लगाए जाएंगे, तो 100 गो है ना। बजट में मुद्रा योजना की राशि कितनी बढ़ा दी गई है, तो 20 लाख रुपया तक में बढ़ा दी गई है। 2000 कब तक भारत को विकसित बनाने की लक्ष्य रखी गई, तो 2047 तक रखी गई है। तो ये बात सब आप खुद सोचेंगे, ठीक है। कथन भी एक प्रकार के क्वेश्चन आंसर ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो आपका विकास में 5 ही राज्य को शामिल किया गया है, वहां पे 8 राज्य लिखा था। देश के पूर्वी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए एक नई योजना पूर्वोदय शुरू किया गया है, ये ना। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है आपका पूर्वोदय योजना में। तो कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। वहां पे कथन स्टेटमेंट में कितने राज्य शामिल किए गए थे, तो 8 राज्य, इसीलिए गलत था और इसीलिए जो गलत है वो आपका आंसर है। इसका मतलब कल हो कि अगर आपसे पूछे कि भाई पूर्वोदय योजना में कितने राज्य शामिल है, तो 5। और ये राज्यों को भी देख लीजिए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सभी के सभी उधर ही के हैं, बस ये 2 पूर्व तटीय राज्य है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मुद्रा, अब मुद्रा योजना की बात कर लेते हैं। अभी बात कर लिया हमने मुद्रा की, है ना, कि 20 लाख रुपया बढ़ा दिया गया है। देखिए मुद्रा का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, आर का फुल फॉर्म ज्यादातर टाइम पूछते हैं एग्जामिनर, तो मुद्रा का पूरा ही याद कर लो ना, मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है भाई, मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, 2 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में। किस रूप में योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये जो है हाथ पकड़ के योजना की शुरुआत हुई थी। हाथ पकड़ के मतलब समझते हैं ना, बैसाखी का सहारा, है ना। तो वैसे ही इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, ये सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में, यानी सिडबी का एक टाइप से समझिए कि ब्रांच के रूप में जो है इसके जो है स्थापित किए गए थे 2015 के अंदर। 100% स्वामित्व मतलब पूरा अधिकार उनका, किसका, सिडबी का। और ये सिडबी क्या है ना, तो ये सिडबी है लघु बैंक। और ये कहां पे है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर, ठीक है भाई, इसे ध्यान रखेंगे। सिडबी की स्थापना वर्ष भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, 1990 में हुआ था। और इस प्रकार समिति मैंने बता दिया था कि कौन समिति के अनुसार हुआ था, तो आबिद हुसैन समिति के अनुसार सिडबी की स्थापना होती है 1990 में। और सिडबी के स्वामित्व में ही जो है मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये मुद्रा योजना ओवरऑल किस मिनिस्ट्री में आती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भाई लेन देन वाली है, तो ऐसे ही आप समझ जाओगे। इनके अलावा मुद्रा जो है, मुद्रा यानी मुद्रा योजना जो है, ये लोन आप कहां से प्राप्त कर सकते हो, तो आप किसी रजिस्टर्ड बैंक से प्राप्त कर सकते हो। एनबीएफसी कंपनी जो होती है, जिसपे मालेगाम समिति काम किया था, है ना, कौन काम किया था भाई, मालेगाम समिति ने एनबीएफसी का सुझाव दिया था, ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एमएफआई से ले सकते हैं, जो आपका सूक्ष्म ऋण प्रदान करने वाली जो संस्थाएं होती है, वहां से लोन ले सकते हैं आप, मुद्रा वाली, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। देखिए मुद्रा में 3 श्रेणी के लोन होते हैं। एगो तो तरुण होता है जो सबसे अपर श्रेणी है। क्या हुआ था ना कि इस बजट से पहले, यूं कहे कि मोदी के मंत्रिमंडल 3.0 से पहले क्या होता है कि जो 10 लाख रुपया अपर सीमा था तरुण का, अब इसे बढ़ा के 20 लाख रुपया कर दिया गया है, जो आपके स्टेटमेंट में दिया गया था। यह सीमा उन ग्राहकों पर लागू होती है जो पिछला ऋण चुकता कर दिया हो। ऐसा नहीं कि आप 10 लाख पहले ले लिए हो, भैया बढ़ा दिए हो 10 लाख और दे दो, तो तब नहीं देगा, पहले वाला चुका दोगे तब देगा, ठीक है भैया।
इनके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण चाहने वाली सूक्ष्म इकाइयों में शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 कैडर होते हैं। शिशु वाले में 50,000 मैक्सिमम है, किशोर वाले में 5 लाख मैक्सिमम है और तरुण वाले में अब 20 लाख मैक्सिमम है, पहले 10 लाख मैक्सिमम था। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा शिशु श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम बता दिए 50,000, मध्यम वाला जो है आपका किशोर वाला 5 लाख है ना, 50,000 से 5 लाख, अपर वाले में हो जाएगा मैक्सिमम 20 लाख। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात अब कर लेते हैं, इनका भी कथन में जिक्र था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना सितंबर 2018 में किया गया था, तो इससे सिर्फ यही चीज पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो 18 में हुआ था। भारत में पहले जो पेमेंट बैंक है इसकी स्थापना किस बैंक के नाम से हुई थी, ये क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं हम। एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया का पहला पेमेंट बैंक है। अब पेमेंट बैंक और आम बैंक में बेसिकली डिफरेंस क्या होती है, तो जो पेमेंट बैंक है ना ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड होता है ना, अच्छा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपके पास पैसा ना है तो भी आप उपभोग कर सकते हो, पैसा ना है ना तो भी आप जो है उपभोग कर सकते हो। मान लीजिए 5,000 का मोबाइल लेना है और आपके पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड है तो आप उधारी ले सकते हो और EMI पे चुका सकते हो या फिर डायरेक्ट चुका सकते हो अगले महीना में। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले उपभोग करो फिर विश्वास करो। और डेबिट कार्ड क्या होता है, अगर बैंक में 100 रुपया है तो आप 101 रुपया का कोई चीज नहीं ले सकते हो या ATM से निकलबो ना करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से डेबिट कार्ड होने पे यूज होता है, क्रेडिट कार्ड पहले यूज होता है, बाद में चुकता किया जाता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये क्रेडिट कार्ड सबको दे दिया जाता है, इसके लिए रिकॉर्ड देखे जाते हैं कि आप सैलरीड पर्सन हो, आपके पास पैसे की आमदनी आती है, तभी आपको एक लिमिट फिक्स किया जाएगा और तब दिया जाएगा। एक बार नौकरी ले लो बेटा, ये क्रेडिट कार्ड वाले भर दिन में 10 बार आपको फोन करेंगे, 100% फोन करेंगे। ठीक है कि सर मेरा ले लीजिए, ऑफर है ना। अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसा ना करना पड़े तो अच्छे से पढ़ो, है ना भैया। चलिए, ब्याज की दर तथा मुद्रा की मांग के बीच की किस प्रकार की संबंध है। अब ये तो सोचने की बात है सर कि ब्याज की दर अगर बढ़ जाएगा है ना तो मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। क्योंकि भाई ब्याज दर बढ़ गया है, अब लोग क्या है, बढ़ा हुआ बैंक में जो रेट बढ़ गया है, जो आधार बेसिक रेट बढ़ गया है, अब लोग लोन लेना कम कर देगा। लोन लेना कम करेगा तो क्या हो जाएगा, मुद्रा की मांग घट जाएगी भैया, है ना। तो ये तो सीधे सीधे प्रतिलोम संबंध को दर्शाता है ना। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं 36 में से 2024 में, है ना। तो ये भैया तो प्रतिलोम संबंध है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि ब्याज की दर बढ़ने से मुद्रा की डिमांड तो घट जाती है, ये तो आपने समझ लिया। कैसे समझ लिया, क्योंकि भाई लोग लोन कम लेंगे, बढ़ा हुआ ब्याज में कौन लोन लेंगे, है ना। इनके अलावा मांग और पूर्ति का नियम भी सेम कुछ इसी प्रकार का रिजल्ट देता है। कैसे भैया, मांग और पूर्ति के नियम में एक तो आपका वस्तु होता है और एक आपका डिमांड होता है। मान लीजिए A है वस्तु और D है डिमांड, है ना। तो अगर किसी वस्तु की प्राइस अप होती है तो डिमांड लो हो जाती है और किसी वस्तु की प्राइस डाउन होती है तो डिमांड अप हो जाती है। तो इसमें कौन सा संबंध हुआ, इसमें भी प्रतिलोम संबंध हुआ मांग और पूर्ति के बीच में। ठीक है, तो मांग और पूर्ति के बीच में कैसा संबंध दर्शाया जाता है, प्रतिलोम संबंध दर्शाया जाता है। तो एक प्रतिलोम वाला ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे कल कोई पूछे कि भाई मांग और पूर्ति का नियम किसने दिया था, तो ये अल्फ्रेड मार्शल साहब दिए थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, अल्फ्रेड मार्शल साहब को इन्हें भी ध्यान रखना है। बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ जाने से क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है, जिसे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं भाई, मुद्रास्फीति। कॉमन लैंग्वेज में महंगाई ही मुद्रास्फीति है। जब आपका पैसा की वैल्यू सामान के वैल्यू के तुलना में घटने लगे तो समझ जाइए कि मुद्रास्फीति आ गई है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अच्छा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो फिलिप्स वक्र है वो कैसा संबंध दर्शाता है ना, कि भाई मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा। तो यहाँ भी विपरीतार्थक संबंध है ना। कहीं पे लिखा होगा, मैं यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कोई कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना भाई, सब लिख के रखा हूँ मैं, टेंशन नहीं लेने का है भाई, टेंशन। बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ जाने से महंगाई बढ़ जाती है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया कि पैसा की तुलना में सामान का भाव बढ़ जाना। जैसे 10 रुपये की टमाटर आज 80 रुपये है। इनके अलावा फिलिप्स वक्र के मुताबिक मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध होता है। फिलिप्स साहब ने कहा था कि भैया मुद्रास्फीति अगर बाजार में है तो बेरोजगारी कम होती रहती है। ठीक है, अगर मुद्रास्फीति बिल्कुल ही बाजार में नहीं है तो बेरोजगारी अपने टॉप पे हो जाती है। ठीक है भाई, और बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं मैं कई बार बता चुके हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, टेक्निकल बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये सब बेरोजगारी के फॉर्म हैं। फिलिप्स वक्र के द्वारा क्या मापते हैं, आने वाले समय में पूछे तो
तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं। भारत में मौद्रिक नीति बनाने के लिए जिम्मेवार संस्था कौन सा है? आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना कौन आयोग से हुआ था? हिल्टन यंग आयोग के अनुसार हुआ था। हिल्टन यंग आयोग के अनुसार कब हुआ था भैया? 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे ना, ओसबर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सीडी देशमुख साहब थे। कौन थे? सीडी देशमुख साहब थे। तो ये आरबीआई क्या करते हैं? मौद्रिक नीति बनाते हैं ना, मौद्रिक नीति बनाते हैं। मैंने एमएन लिख दिया यहाँ पे। इसके अलावा इसी मौद्रिक नीति में अंदर सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट ये सब आ जाएंगे, है ना। चलते हैं आगे। इनके अलावा मुद्रा आपूर्ति चेन में इस्तेमाल होने वाला जो आपका सूत्र है, सिंबल है, ये कौन कौन से हैं? तो M1 है, M2 है, M3 है और M4 है। इसमें तरलता का क्रम पूछता है तो कोष्ठ में लिख दिया हूं, यह अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है। इसका मतलब सबसे ज्यादा M1 होता है, फिर इससे थोड़ा कम M2 होता है, फिर इससे थोड़ा कम M3 होता है और सबसे कम होता है आपका M4। डिसेंडिंग ऑर्डर इसे ही कहते हैं, घटता हुआ क्रम। ठीक है मेरे भाई, तो उसी हिसाब से ये लिखा गया है। इनके अलावा आपसे पूछता है M2 मुद्रा में M1 मुद्रा में क्या जोड़ा जाए कि M2 हो जाए। कई बार पढ़ा चुका हूं। M1 मुद्रा जो है ये क्या है? हमारे और आपके पास जो 10-5 रुपया है वो है, और आरबीआई के पास अन्य जमा है और बैंकों के पास मांग जमा है। मांग जमा और सावधि जमा में क्या फर्क होती है? जैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का नाम आपने सुना होगा, है ना। सेविंग अकाउंट पे ज्यादा ब्याज मिलता है कि करंट वाला पे, है ना। कोई सोचिएगा ठीक से, आराम से। ठीक है, देखिए सावधि जमा का मतलब होता है जिससे एफडी अपन बोलते हैं ना कि भाई फिक्स डिपॉजिट आपने 5 साल के लिए करार किया है तो बीच में आप इसे तोड़ नहीं सकते, उसे हम कहते हैं सभी अवधि के लिए जमा, सावधि जमा। एगो मांग जमा है, कितना बार भी लीजिए डालिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जमा करिए निकालिए तो उसे मांग जमा कहते हैं। तो जो जनता के पास पैसे हैं और बैंक का जो मांग जमा है वो M1 में आ जाता है और यही सबसे ज्यादा तरलता दर्शाता है मार्केट में। M2 क्या होता है? अभी M1 को आपने समझ लिया है। M1 में जब डाकघर के पास जो मांग जमा है, बैंक के साथ अब डाकघर वाला जो मांग जमाए हैं उनको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? M2 बन जाता है। और M3 क्या होता है? अब M1 में बैंकों के सर्वाधिक जमा है, जो सावधि जमा है उसे जमा कर दे, मतलब जोड़ दिया जाए तो M3 बन जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे। कई बार मैंने ये पहले भी आपको बता रखा है। जिनको नहीं समझ में आता है अच्छे से जाएंगे कहाँ पे? S30 सीरीज के क्लास नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है। बहुत तेज रखा हूं याददाश्त बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा। क्लास नंबर 16 का पहला क्वेश्चन होगा, जाके देखिएगा। राष्ट्रीय खेल अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है खेल के क्षेत्र में, कई प्रकार के खेल अवार्ड होते हैं। मेजर ध्यानचंद होते हैं, अर्जुन पुरस्कार होते हैं, है ना, ध्यानचंद अवार्ड एक अलग होते हैं। इनके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं, इनके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी होते हैं। तो ये जो खेल अवार्ड होते हैं इनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको पहचानना है। यहाँ पर मैंने कई सारे स्टेटमेंट लिख के रखा है। पहला स्टेटमेंट है भैया कि शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह बैडमिंटन के प्रमुख कोच है। ले पहलुक के पकड़ा गया जी। शिवेंद्र सिंह जो है ये बैडमिंटन से न संबंधित होके हॉकी के गुरु हैं, हॉकी के कोच है अभी वर्तमान में। तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। जो सत्य नहीं है वही तो आंसर पहचानना है, तो पहला हो जाएगा। कथन 2P में भी ध्यान देना है, पूरा पढ़ना है। मुझे सिर्फ आंसर नहीं तक पहुंचना है, अपने को समझ डेवलपमेंट करता है ना। आपको पता है ना कि सीजीएल ऐसे कथन के रूप में क्यों पूछता है? वो चाहता है कि आप तुक्का तो नहीं मार रहे हो, आपको थोड़ा बहुत तो ब्रीफ नॉलेज है कि नहीं इस क्षेत्र में। ठीक है भाई, तभी आपको 2-3 स्टेटमेंट देके जो है सही गलत पहचानने के लिए पूछता है। तो अपना भी क्या काम है? पूरा कथन पढ़ना। वर्ष 2023 के लिए कुल 26 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। जी एकदम सही है, 26 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। 2024 के लिए अगले महीना तक घोषित हो जाएगा, है ना। कथन तीसरा है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी बैडमिंटन की डबल प्रतियोगिता में जो है कई मेडल लाए इंडिया के लिए, तो इन्हें जो है 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा MS खानविलकर समिति के द्वारा अंतिम रूप से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को लिस्टेड किया गया है। जी एकदम सही है, VVI कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन SSC आपसे आजकल खोज के टॉर्च लेके डालता है एग्जाम में कि भाई ये अमुक चीज जो पास हुआ उस पर कौन से समिति काम की है। तो भैया इस बार का मतलब पिछला बार यानी जो करंट आपका खेल प्राइज है उसमें तो लिस्ट में बहुत सारे का नाम आता है, रामू का, श्यामू का, मोहन का, रमेश का, लेकिन मिलेगा तो लिमिट आदमी को ना भाई, है ना। तो वो जो समिति था ना जो न्याय निर्णय देके बताया कि भैया इन लोगों को देना चाहिए, तो न्यायमूर्ति MM खानविलकर की समिति थी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तो 1 नंबर ऑप्शन हो गया आंसर।
शिवेंद्र सिंह जिसे वर्ष 2023 के लिए रेगुलर श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह प्रमुख हॉकी के कोच है। अब देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड दो कैडर में दिया जाता है, वो तो रेगुलर श्रेणी में एगो आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया है जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो भी दो प्रकार के दिए जाते हैं। एक तो सीधा सीधा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जिसमें आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, एक मिलता है भैया संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड, जो टॉपिक वाइज सेक्शन है हमारा ई बुक का, वहां पे जो अवार्ड और अवार्डी है जो नृत्यांगना वगैरह, वहां पे संगीत नाटक अकादमी के सामने में कई बार आपने एफ लिखा देखा होगा, इस एफ का मतलब है फेलोशिप अवार्ड, ठीक है, संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड, ठीक है। तो फेलोशिप में 3 लाख रुपया मिलता है और जो सीधा सीधा प्राइज होता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उसमें 1 लाख मिलता है। बहरहाल मैं आर्ट एंड कल्चर से खेल पे आ जाता हूं। तो शिवेंद्र सिंह को 2023 में रेगुलर श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। यह हॉकी के प्रमुख कोच है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि द्रोणाचार्य प्राइज की शुरुआत 1985 में हुआ था और यह सिर्फ जो है कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, न कि किसी खेलते हुए खिलाड़ी को दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में 1985 में स्टार्ट हुई थी, यह प्रशिक्षकों को ही प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार में विजेता को 15 लाख रुपया प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के लिए नीचे दिया गया है विवरण की किन्हें किन्हें मिला है। देखिए नीचे जो दिया गया है कि भाई रेगुलर श्रेणी में किसे मिला है और आजीवन श्रेणी में किसे मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट में। तो रेगुलर श्रेणी में श्री ललित कुमार कुश्ती में दिया गया द्रोणाचार्य, श्री आरबी रमेश शतरंज में मिला है, श्री महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स, देखिए पैरा वाला बहुत ज्यादा नाम कमाया है इस ओलंपिक में पैरा के खिलाड़ी ने, तो ये वाला क्वेश्चन को फिक्स रखिएगा, कहीं चिपकेगा ये है ना कि भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 पैरा एथलेटिक्स में किसे मिला, महावीर प्रसाद सैनी को। शिवेंद्र सिंह हॉकी में है, श्री गणेश प्रभाकर देवरुखर मलखंभ से संबंधित है, इनको भी मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये मलखंभ कहाँ का लोकप्रिय खेल होगा, किस राज्य का, तो ये होगा मध्य प्रदेश का। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना है तो महाराष्ट्र में भी काम चला लेंगे मलखंभ के मामले में, ठीक है। इनके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 आजीवन श्रेणी में जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ में मिला है, श्री भास्करन ही को कबड्डी में मिला है, श्री जयंत कुमार पोशीलाल को टेबल टेनिस में मिला है। तो 3 को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट में, अब 5 को मिला है रेगुलर श्रेणी में। अगर कल हो के आपसे पूछे कि भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 के लिए कुल कितने प्रशिक्षक को दिए गए तो 5 3 8 को हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 में हुई थी। जब शुरुआत हुई थी तब क्या नाम था इनका, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम हुआ करता था। इसका नाम कब चेंज हुआ ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 2021 में नाम चेंज हुआ। देखिए 2021 में बहुत कुछ हुआ ऐसा इस प्रकार के, है ना। 2021 में आपका जो है सबसे पहले पराक्रम दिवस भी 2021 में ही हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को मनाने लगे हैं 2021 से। 2021 में हम इस अवार्ड का नाम भी हमने बदल दिया है, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का मेजर ध्यानचंद कर दिया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस अवार्ड के पहले विजेता कौन थे, विश्वनाथ आनंद साहब। विश्वनाथ आनंद साहब कौन है, शतरंज के मास्टर हैं, है ना, ग्रैंड मास्टर हैं, और ये सबसे पहला इंडियन ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद साहब मेल में। और फीमेल में कौन है, फीमेल में कौन है, एस विजया लक्ष्मी, मैंने पहले भी बता रखा है, एस विजया लक्ष्मी, ठीक है मेरे भाई। अभी इंडिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, डी गुकेश, है ना, डी गुकेश जो है ये इंडिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है वर्तमान समय तक। अब विश्व में तीसरा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी है डी गुकेश। अब विश्व में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभी कौन है, अभिमन्यु मिश्रा। कौन है भैया, अभिमन्यु मिश्रा। ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, नाम से ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान का होगा, है ना, नहीं यूपी का होगा, लेकिन है कहाँ का, ये है अमेरिका का है, अमेरिका की तरफ से है ना भैया, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। तो ये शतरंज का हो गया कुछ। इसके अलावा शतरंज का भाई बहन का जोड़ी जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन है भैया, आर प्रज्ञानंदा और वैशाली रमेश बाबू, तो उन्हें ध्यान रखेंगे। अभी 85वां ग्रैंड मास्टर भी इंडिया को मिल चुका था पी श्याम निखिल के रूप में, उन्हें भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम आगे। इसके अलावा अगर बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कितनी प्राइज मिलती है, तो 25 लाख रुपए की राशि नगद दी जाती है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1961 में, है ना। अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए क्या खिलाड़ी को, 26 खिलाड़ी को, इसमें कितनी राशि दी, तो 15 लाख रुपया। ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब होती है, देखिए ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया जाता है, सबसे पहले सुनिए, ध्यानचंद अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो खेल से सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट लेने के बाद भी खेल भावना को जागृत करने के लिए जुड़े हुए हैं, उन्हें दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड। ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। एक अभी आपने देखा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, वो अलग है, ये अलग है, ध्यानचंद अवार्ड जो है ये अलग है, तो ध्यान रखिएगा। तो ध्यानचंद अवार्ड में जो है 10 लाख रुपया मिलता है, कितना मिलता है, 10 लाख। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उसमें 25 लाख, है ना, सीधा 2.5 गुना। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 के विजेता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। माका ट्रॉफी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, ना, माका,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी। माका ट्रॉफी जो है ये विजेता है 2023 के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अगला है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए, है ना। मैंने पूरा मेंस के जैसे क्वेश्चन को सजाया और आपको पता है मैं कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करता, सभी के सभी क्वेश्चन लिखता हूँ, खुद से सोच के लिखता हूँ। और इसकी फायदा क्या होती है आपने एग्जाम में देखा होगा। बड़ा कलयुग चल रहा है बेटा। कल एक आदमी ने ऐसा कमेंट कर दिया है ना कि मन तो करा कि सब चीज़ बंद करो अब, है ना, लेकिन फिर भी संभल गए। बंद मतलब हमको इतना तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी देर के लिए इंसान हो तो इंसानी जैसे ही सोचूंगा भाई, है ना। उन्होंने लिख दिया कि सर आप जो है बहुत सारे फैक्ट को आप छुपा लेते हो, पहले जो बहुत पढ़ाते थे, अब मैं बार बार एक ही चीज़ को बताऊं, महात्मा गांधी अफ्रीका गए लौटे तो आपको भी खराब लगेगा ना। तो जो बहुत ईजी होते चला जाता है उसको मैं स्किप कर देता हूँ भाई, सिंपल सी बात है। फिर बोलते हैं जल्दी जल्दी कोर्स को समाप्त करने के लिए आप ऐसे करते हो। अरे भाई पूरे 2024 में मात्र एक 30 सीरीज पर आया हूँ, सिर्फ एक 30 सीरीज पर आया हूँ भाई, दूसरों को जैसा नहीं है। विद्युत सीरीज, विद्युत जाम्बाल सीरीज, आलिया भट्ट सीरीज ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे एक ही चलता है, वो भी सबके लिए होती है। और ऐसा भी नहीं कि एक क्लास में दिखा दूंगा डेमो, उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा भगवान जानता है। हमारा क्लास पहले आउट होता है और तब एक छोटी सी फी मैं लेता हूँ आपका इस कंटेंट का, जो इस पर लिखा पढ़ी पे खर्च होता है उसके लिए, उसमें भी इतनी पूछताछ। ठीक है भाई, तो इसे ही कलयुग बोला गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए मैं भी क्या बोलने लगा, चलिए ठीक है। देखिए 100 ड्रमों का त्यौहार किसे कहते हैं, मिला देंगे। 100 ड्रम का त्यौहार किसे कहते हैं भैया, बांग्ला महोत्सव को कहते हैं। बांग्ला महोत्सव बंगाल में नहीं होता, ये मेघालय के अंदर होता है, ध्यान रखेंगे। बांग्ला महोत्सव बंगाल में ना होकर मेघालय में होता है। फूलों का त्यौहार अपन बथुकम्मा को कहते हैं, ये कहाँ पे होता है, तेलंगाना के अंदर होता है, इसे ध्यान रखेंगे। त्योहारों का त्यौहार किसे कहते हैं, हॉर्नबिल को कहते हैं, ये कहाँ पे होता है, नागालैंड के अंदर होता है, इसे ध्यान रखेंगे। और हमारा डूबते हुए सूरज का त्यौहार छठ पूजा को कह सकते हैं, या सूर्य भगवान का त्यौहार भी कहते हैं छठ पूजा को। या फिर डायरेक्ट पूछता है कि छठ में किसकी पूजा होती है, तो भगवान दीनानाथ सूर्य की पूजा होती है। तो ये मैंने मिला दिया हूँ, नीचे मिलाकर आंसर दिया गया है। मैं चलता हूँ आगे। 100 ड्रमों का त्यौहार मेघालय में कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये अगर पूछे तो बोलिएगा गारो समुदाय के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं मेघालय में 3 विस्तृत जनजाति है, गारो, खासी, जयंतिया। मैंने कहा था कि भाई खासी पर्वत श्रेणी में ही सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये जो त्यौहार है 100 ड्रम वाला यानी बांग्ला महोत्सव, ये आपका कौन मनाते हैं, गारो समुदाय के लोग मनाते हैं। फूलों का त्यौहार तेलंगाना में कहा जाता है बतुकम्मा को, महिलाओं के द्वारा मनाई जाती है। फूल से बतुकम्मा अर्थात देवी गौरी की प्रतिमा जो है बनाई जाती है। तो इन्हें ध्यान आपको रखना है। ठीक है, मेरी चित्रकला थोड़ा बहुत कमजोर है। इसके अलावा नागालैंड के दिसंबर महीना में 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है हॉर्नबिल, ये नागालैंड के सबसे बड़ी त्यौहार है, इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। त्रिपुरा में मनाए जाने वाली खर्ची पूजा को 14 देवी देवताओं की पूजा इसमें होती है। इसीलिए मैंने कल के लिए आपसे खुद एक लाइन बना दिया हूं कि अगर कल से पूछे कि भाई 14 देवी देवताओं की त्यौहार किसे कहते हैं, तो आप खर्ची पूजा को आंसर लगा के आना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनके अलावा राजस्थान में की जाने वाली प्रमुख नृत्य जो कलबेलिया है, इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, राजस्थान में होती है। इनके अलावा बिहार में 4 दिन तक मनाए जाने वाली कार्तिक मासी त्यौहार छठ पूजा है। दीपावली भी कार्तिक में होता है, छठ भी कार्तिक में ही होता है, क्योंकि दीपावली के 6 दिन के बाद ही छठ होती है। ठीक है मेरे भाई। दुर्गा पूजा आश्विन में होता है ना। इनके अलावा तमिलनाडु में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के समय जो पोंगल होती है, इसे उबालने का त्यौहार कहा जाता है, क्योंकि पोंगल का शाब्दिक अर्थ उबालने से होता है। और पोंगल कितने दिन तक चलती है, 4 दिन तक चलती है। कौन कौन से दिन बताइएगा जरा, सोचिएगा जरा। मट्टू पोंगल, भोगी पोंगल, कन्नू पोंगल, सब मैंने बता रखा है। और पोंगल में किसकी पूजा होती है, सूर्य की, गाय की भी पूजा होती है। और पोंगल में ही जल्लीकट्टू का खेल होता है ना। जल्लीकट्टू क्या होती है भैया, है ना, कि भैया जो बैला होता है, बैल है ना, सांड, उसको जो है दौड़ा देते हैं, फिर पकड़ते हैं। और एक कंबाला उत्सव होता है कर्नाटक के अंदर, जैसा कि आपने एक पिक्चर अभी आया था, कौन सा, उसमें दिखाया गया है कंबाला को, कंतारा में, है ना, कंतारा में दिखाया गया है कंबाला को कि भाई कीचड़ में भैंस दौड़ते हैं, है ना। इनके अलावा जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2024 ने पूछा है। देखिए जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मैंने आपसे कहा था कि भाई एक संयोजन अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया, और एक आपका इसका भाई होता है वियोजन अभिक्रिया। ये जो वियोजन अभिक्रिया होता है, क्या होता है कि एक बड़का गोला से टूट के छोटा छोटा गोला बनेगा, इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी एक यौगिक को टूटने से है ना 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं यहाँ पे अलग अलग, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, है ना। तो इस प्रकार से जो है 2 से अधिक भी बन सकते हैं, लेकिन 2 फिलहाल। तो इसे कहते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं भैया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब आप जल में विद्युत धारा डालोगे, विद्युत डालोगे जल में, तो जो क्या होता है आपका,
है ना, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा, और इस अभिक्रिया को अपन अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है थोड़ा सा सुन लेंगे। देखिए, वियोजन अभिक्रिया में हमेशा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे तो लाइट के फॉर्म में है, चाहे तो हीट यानी उष्मा के फॉर्म में है, चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के फॉर्म में है। अब ये जैसे फॉर्म में है वैसा इसका नाम हो जाता है। जैसे लाइट के फॉर्म में है तो फोटोलाइसिस कहते हैं, हीट के फॉर्म में है तो थर्मोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया आपसे पूछा है कि भाई विद्युत डालने पे मतलब जल से विद्युत का प्रतिक्रिया, विद्युत अपघटन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। यह अभिक्रिया मैंने लिख दिया है 2H2O, अम्लीय जल होगा, थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं प्लस H आयन देने के लिए, ठीक है। और जब इसकी जो विद्युत इस पे डालते हैं विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में, तो H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। 2H2O जो है ये टूट के जब यहाँ पे एनर्जी डालते हैं हम इलेक्ट्रिक वाली, है ना, तो ये जो है आपका H2 अलग हो जाता है और आपका O2 अलग हो जाता है। यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 गो हाइड्रोजन है, तो 4 गो हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 गो ऑक्सीजन, 1 दूना के 2 गो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। अच्छा, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है वो कौन सिद्धांत पे कार्य करता है, कल होके अगर ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा तो बोलना है अपने को कि भाई ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज की लॉस नहीं होनी चाहिए, जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे जो अभी जल अपघटन है, जल का विद्युत अपघटन, ये यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने पेन से आपको बताया था किसी क्लास में। देखिए ये जो है एक कंटेनर है, कोई भी मग वगैरह है, कुछ भी ले सकते हैं, कंटेनर है। इस कंटेनर में ये जल डाला गया है, जल में थोड़ा मात्रा में अम्ल डाला गया है, यानी अम्लीय जल है, अम्लीय जल है यहाँ पे, है ना। ये एक आपका विद्युत का स्रोत है, बैटरी है समझ ले सपोज, है ना। प्लस वाला जो आपका पोल है ये आपका जुड़ा हुआ है एनोड में, और जो माइनस वाला पोल है ये जुड़ा है कैथोड में, है ना। तो इस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जो माइनस वाला चार्ज है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यही विद्युत अपघटन है। इसमें एक साइड आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक साइड आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा वियोजन अभिक्रिया के बारे में जितना चीज यहाँ पे मैंने बताया है मौखिक रूप से, यही चीज लिखा गया है, एक चीज को छोड़ के। देखिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया में हमेशा एक उत्पाद टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कितने प्रकार के होंगे बता दिए थे। अर्थात यह कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा सोखी अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। एक एक्सोथर्मिक होता है, कोई इंडोथर्मिक होता है, पढ़ाए होंगे आप, है ना। तो ये उष्मा सोखी हो जाएगा। सोखी मतलब जिनको चाहिए, छेपी मतलब जो देता है, उष्मा जो देता है वो उष्मा छेपी है, उष्मा जो लेके करता है काम वो क्या है, उष्मा सोखी है, तो उष्मा सोखी हो जाएगा। तापीय रूप में बता दिया था, थर्मोलाइसिस वगैरह, फोटोलाइसिस वगैरह, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह। वियोजन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2AgCl है ना, ये आपका सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, अर्जेंटम क्लोराइड आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि Ag चांदी को अर्जेंटम कहते हैं ना, या फिर सिल्वर कहते हैं। 2AgCl प्रकाश की उपस्थिति में जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। इनके अलावा उसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए एक अभिक्रिया लिखने वाला था कि आप घर से बना के लाना। चलिए जाने दीजिए, अगले दिन पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब संविधान के संदर्भ में आपको कथन सत्य ढूंढना है, ठीक है मेरे भाई। आइए, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत तथा उदार बौद्धिक सिद्धांत के माध्यम से कल्याणकारी राज्य का विचार दर्शाया गया है। क्या यह बात सत्य है? एकदम सत्य है। अब जिसको पते ना है कि गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत कहाँ पे है संविधान में, तो क्या बताएगा? तो भैया ये DPSP के अंतर्गत है ना, कई बार बता चुके हैं, ये DPSP के अंतर्गत है। और DPSP का मूल काम क्या है, उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अर्थात कुल मिला के यह जो स्टेटमेंट है क्या हो गया, सही हो गया। हमें गलत पहचानना है ना। अनुच्छेद 12 से 35 तक को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। सीधे सीधे फंडामेंटल जो राइट है उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो एकदम सही है। कथन 3 है, भारतीय तिरंगा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, भाग 4A में रखी गई है, एकदम सही है। जो फंडामेंटल ड्यूटी है वहीं पर हम इस बात को देखते हैं, आर्टिकल 51 के A के 1 में देखते हैं, या फिर A में देखते हैं, ठीक है मेरे भाई, कि भाई हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय वाक और राष्ट्रीय गान का सम्मान, झंडा का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा चौथा कथन है, स्वर्ण सिंह समिति ने 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। यह बिल्कुल गलत है। देखिए बात ऐसी होती है कि उस समय 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य भले जोड़ा गया था, लेकिन जो स्वर्ण सिंह समिति जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज पे काम किए थे, है ना, तो उन्होंने जो है मात्र आपका 8 प्रकार के ही मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात करी थी। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसलिए चौथा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे।
देखिए, भारत में मौलिक कर्तव्य जो है मेन संविधान का हिस्सा नहीं था। मौलिक कर्तव्य बाद में ऐड होती है 1976 में। अमेंडमेंट नंबर 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान की संज्ञा इन्हें दिया गया है। किन्हें? 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। आपसे एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल एक एग्जाम में एसएससी ने पूछा था कि भाई कि ये जो आपका संसद का कार्यकाल है इंडिया में, वो कितनी बार अब तक बढ़ाई गई है? तो मात्र एक बार। तो कब बढ़ाया गया था? तो इसी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ा के 6 कर दिया गया था। हालांकि तुरंत रिवर्ट कर लिया गया, लेकिन बढ़ाया तो गया था ना, तो क्वेश्चन तो बन गया। अब क्वेश्चन बनाने में उन लोगों को क्या जाता है? पढ़ना तो हमें पड़ता है ना भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन के तहत इस शिक्षा को समवर्ती सूची में लाई गई थी, सभी को पता होगा। और भी बहुत सारे चीज होता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में 4 नए आर्टिकल, नए प्रावधान किए जाते हैं, ये भी बात बताया था मैंने। चलते हैं आगे। इसके अलावा स्वर्ण सिंह समिति क्या करते हैं? 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को सुझाते हैं, लेकिन ऐड होता है 10 प्रकार के। कब? 1976 में। 11वां मौलिक कर्तव्य भी ऐड हो चुके हैं। तो ये कब आया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। अब हम 11 मौलिक कर्तव्य का ब्यौरा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक बार हर सीरीज में एक बार ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग फिक्स होती है, कथन के रूप में हो चाहे डायरेक्ट हो। देखिए, पहले है 51A का ए, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई ये सीरीज के साथ साथ अगर एग्जाम बेस्ट करना चाहते हैं तो 30 सीरीज और ई बुक जरूर आप ले पढ़ें। जैसा करना है करिए, ठीक है भाई, जरूर पढ़िए, ठीक है मेरे भाई। आपको ही हित के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम बार बार नहीं आती है, ठीक है। चलिए, संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना आर्टिकल 51 के ए में है। आर्टिकल 51 के 1 के बी में क्या है? उन आदर्श वाक्यों को संजोना जिन्होंने हमें देश प्रेम की भावना को जगाया हो। आर्टिकल 1 के सी में क्या है? एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी समाज को अनवरत चलने के लिए। आर्टिकल 51 के 1 के डी में क्या है? देश रक्षा पड़ने पर हमेशा तत्पर रहना, सदैव तैयार रहना। अगर कल हो कि आपको जॉब लगेगा, ज्वाइनिंग लेटर में एक कॉलम ऐसा होता है कि देश सेवा पड़ने पर आप जाएंगे, तो वहां पे आपको हाँ ही करना होगा। अगर नहीं कर दोगे ना तो फिर क्या होगा वो सभी जानते हैं। तो हाँ करना होगा भैया, और जाना भी चाहिए। इनके अलावा 51 के 1 के डी, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ठीक है मेरे भाई, है ना, गलती से भी ना मत करना। इनके अलावा आर्टिकल 51 के ई, है ना, ये क्या है? भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं पर सद्भाव और भाईचारे की, मतलब कुल मिला के भाईचारा की भावना को जागृत करना 51 के 1 के ई में है। मानव बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 है ना। इनके अलावा हमारी मिली जुली संस्कृति में विरासत में महत्व देना, उसका संरक्षण करना आर्टिकल 51 1 के एफ है। जी में क्या है? पर्यावरण से संबंधित है। एच में क्या है? वैज्ञानिक मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकास करना। आई में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह का। इनके अलावा जे में क्या है ना, जे में क्या है भैया कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में सदैव तत्पर रहना, ताकि राष्ट्र जो है अच्छे स्तर पे पहुंचे। माता पिता या फिर जो भी पेरेंट्स के अंतर्गत बच्चे पल रहे हैं उनको शिक्षा दिलाना उन पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। ये लास्ट है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है। कहां से लिए गए हैं? आपका आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाना। और इसमें कौन कौन से बांटे गए हैं? तो गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक, ये 3 कैटेगराइज किए गए हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। इनके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या है? फंडामेंटल राइट है। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, पहले कितने होते थे? 7 प्रकार के होते थे। 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके वर्तमान में 300A में रख दिया गया है विधिक अधिकार के रूप में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भाई वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, तो कहिएगा विधिक अधिकार है। तो वर्तमान में 6 को जो फंडामेंटल राइट है इन्हें देखते हैं। इससे पहले भारतीय जो आपका फंडामेंटल राइट है संविधान में, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अलग अलग पढ़िए। 23 बलात् श्रम पे रोक या मानव तस्करी पे रोक है। 24 है बाल श्रम पे रोक है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अलावा 29 और 30 ये अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, 38 लिखा गया है, 30 करके दूंगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर
अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 के इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, रिट जारी करने का काम करते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 है ना, किससे मतलब क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है हमारा वो विशेष परिस्थिति में चेंजेबल है, कम किया जा सकता है, लेकिन जो 20 और 21 आर्टिकल है इसे किसी भी परिस्थिति में किसी भी सूरत में कम नहीं किया जा सकता। चलते हैं आगे। HDI इंडेक्स 2024 में श्रेष्ठता के आधार पर आरोही क्रम कौन सा है। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए HDI इंडेक्स में किसी देश का 100वां स्थान है और HDI इंडेक्स में किसी देश का 99वां स्थान है, तो इन दोनों में श्रेष्ठता के आधार पर कौन बेस्ट है, देश A की देश B, तो देश B ज़्यादा बेटर है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को समझिएगा, न कि रैंक के हिसाब से समझिएगा, दिक्कत में पड़ जाओगे। HDI इंडेक्स में जितना ज़्यादा रैंक उतना जो है कमजोर, उतना ज़्यादा नीच प्रदर्शन, मतलब उतने ज़्यादा कम प्रदर्शन है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। आइए, तो भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। दूसरा है नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका, ये भी नहीं होगा क्योंकि नेपाल इसमें 146 टर्म में, भूटान 125 आएगा, भारत 134 आएगा और श्रीलंका तो और कम हो जाएगा, ये 78वां पे है ना। तो भैया सबसे श्रेष्ठ तो इसमें श्रीलंका हो गया, तो श्रेष्ठ सबसे पहले श्रीलंका आरोही क्रम है जी, देखिए एक मिनट, आरोही क्रम है भाई, श्रेष्ठता के आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर आरोही क्रम है, बढ़ता क्रम है। तो सबसे नीचे नेपाल है ना, उसके बाद भूटान 125 नहीं, ये भूटान 125 सही है, फिर 134 आ गया भारत ना, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेपाल का है आपका 146 है ना, भूटान का है आपका 125, भारत का यानी इंडिया का है आपका 134 और श्रीलंका का है आपका 78। तो इसमें देखिए श्रेष्ठता के आधार पे सबसे पहले नेपाल सही है, उससे थोड़ा कम रैंक होना चाहिए, तो भूटान भी सही है, लेकिन इससे फिर बढ़ा हुआ रैंक यानी अपना जो स्थिति है वो भूटान से नीचे होगा क्योंकि हम 134वें स्थान पे हैं, इसीलिए आंसर नहीं होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये आपको फंसाएगा एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी जो है ये आंसर है क्योंकि पाकिस्तान का जो रैंक है वो 164वां है, नेपाल का 146 है, भारत का 134 है और भूटान का 125 है, तो ये बराबर है। ये सबसे नीचे वाला पाकू, फिर आ गया नेपाल, फिर आ गया भारत और इस चारों में सबसे अच्छा प्रदर्शन भूटान का है जो सबसे लास्ट में आरोही क्रम में है, श्रेष्ठता के आधार पे बढ़ता हुआ क्रम नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इन चारों का बता दिया है, आपको ध्यान रखना। देखिए HDI इंडेक्स UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, जिनमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, अभी इंडिया में 67 वर्ष के करीब जीवन प्रत्याशा है। स्कूली शिक्षा में अपेक्षित टाइम की भाई स्कूलिंग जो है कितनी वर्ष की आयु तक होती है। इनके अलावा सकल राष्ट्रीय आय, इन सब बातों पर ध्यान देके जो है UNDP HDI इंडेक्स जारी करते हैं। वर्ष 23-24 के लिए जारी की गई HDI इंडेक्स रिपोर्ट का जो शीर्षक दिया गया था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक है ना, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक री इमेजिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये रखा गया था शीर्षक। जब कथन के रूप में HDI को छेड़ेगा तो एक कथन के रूप में यह शीर्षक भी डालेगा, इस बात को कहीं लिख लो। इनके अलावा कुल जो है 193 देश को शामिल किया गया था, जिनमें भारत का स्थान 134वां है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा था जिनका स्कोर 0.967 है और भारत का स्कोर कितना SDG स्कोर 0.644। इनके अलावा इस लिस्ट में सबसे अंतिम स्थान किसे मिला है, सोमालिया को। किसे भैया, सोमालिया। इनके अलावा भारत की पड़ोसी देश का HDI इंडेक्स 2023-24 में स्थिति देखते हैं। नेपाल का 146, पाकिस्तान का 164, बांग्लादेश का 129, भूटान का 125, श्रीलंका का 78 और चीन का 75। ये है हमारे पड़ोसी देश का जो है HDI इंडेक्स रैंकिंग करंट वाला। इसके अलावा पड़ोसी देश से आपको भाषा याद रखना है, किसी अगले वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल मैं यहीं बता देता हूं, पाकिस्तान का हिंदी, पंजाबी, उर्दू, नेपाल का नेपाली, बांग्लादेश का बंगाली, भूटान का जुंगखा, श्रीलंका का सिंगली और चीन का मंदारिन भाषा है। चलते हैं आगे। गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बाय हुम वाज गोविंद जी नर्तनालय एस्टैब्लिश्ड, तो ये गुरु विपिन सिंह के द्वारा। गुरु विपिन सिंह, जैसे ही सिंह सरनेम देखा नहीं कि हमें कौन सा नृत्य के पास जाना चाहिए, तो मणिपुरी नृत्य के पास जाना चाहिए, सिंह और झावेरी सरनेम। रेड्डी सरनेम रहे तो कुचिपुड़ी के पास जाना चाहिए, महाराज सरनेम रहे तो कथक के पास जाना चाहिए, महापात्रा रहे तो ओडसी के पास जाना चाहिए। ये कुछ एक सरनेम है। बोरबयान, सैकिया या गोस्वामी सरनेम रहे तो हमें सत्रिया के पास जाना चाहिए। तो ये मैंने ट्रिक बता दिया है, टॉपिक वाइज सेक्शन में आपको इसी प्रकार से ट्रिक भी लिखे रहेंगे नृत्य के लिए, आप आराम से देख सकते हैं, कर सकते हैं। क्लास अटेंड करेंगे तो भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, इनके अलावा गुरु विपिन सिंह ये मणिपुरी नृत्य के प्रमुख गुरु हैं ना। इम्फाल में गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना किए थे महिलाओं के लिए। किन के लिए भैया, महिलाओं के लिए। कल हो के अगर बाल के खाल निकाल के क्वेश्चन पूछे कि भाई इम्फाल में कौन कौन प्रशिक्षण ले सकते हैं इस नर्तनालय में, तो कहेंगे सिर्फ महिला। इस इम्फाल में
कराए। एक अन्य स्कूल का भी इन्होंने जो है स्थापना करवाया जिनका नाम है मणिपुरी नर्तनालय डांस स्कूल, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। और जो गोविंद जी नर्तनालय वो कहाँ पे है? इम्फाल में है। इनके अलावा मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें भगवान राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार के सरनेम सिंह होते हैं या झावेरी बहन होते हैं। इनके अलावा भी कुछ अन्य कलाकार हैं जो मणिपुरी नृत्य में आपको बार बार देखने को मिलेगा, जैसे कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, अखम लक्ष्मी देवी। ये सब जो है आपका कहाँ पे है? मणिपुरी नृत्य से ही जुड़े हुए कैरेक्टर हैं जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कथक नृत्य सेंटर 1964 में बसाया गया था। ये कहाँ पे है? तो ये आपका जो है संगीत नाटक अकादमी से जुड़ा हुआ संस्था है जो दिल्ली में है। नाट्य तरंगनी रेड्डी फैमिली के द्वारा, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी है ना, तो रेड्डी फैमिली के द्वारा बसाया गया था 1976 में। ये आपका दिल्ली में है। और जो रेड्डी फैमिली है वो कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित होते हैं। भामा कल्पम जो नाटिका है ये आपका शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र ये मुंबई में स्थित है। मोहिनी अट्टम के प्रमुख धर्मगुरु मतलब नृत्य गुरु कनक रेले के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका मुझे क्या याद आ रहा था, हाँ, जो मणिपुरी नृत्य है ना उनसे जोगई और चोलम ये दो शब्द जुड़े हुए हैं, जोगई और चोलम, ठीक है। इनके अलावा जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है। कथन पहला है जनगणना 2011 2 चरणों में कराए गए थे, एकदम सही बात है, 2 चरण में कराए गए थे। आप लोगों से क्वेश्चन छोड़ता हूं यहाँ पे, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में कराए गए थे? यहाँ पे आपको चरण का आंसर डालना है, 2, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है। इनके अलावा जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात घटकर 919 रह गई थी, 2001 में 927 था और अभी जो है 919 हो गया, एकदम सही है। इनके अलावा जनगणना 2011 में देश में कुल अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 8.6% था, ये भी सही है। जो एससी की आबादी है ना, जो शेड्यूल कास्ट की आबादी है, जनगणना 2011 के अनुसार ये 8.6% ही था, एकदम सही है। कथन 4 है देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। ये कुछ जमा नहीं सर, ये गलत हो गया। देखिए क्या होता है ना, पहले अपने को दिमाग खोलना होगा कि भाई तादाद एक अलग चीज़ है, परसेंटेज एक अलग चीज़ है। 100 का 5% 5 होगा और 1000 का 2% ही कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2% और 5% में 2% वाला ज़्यादा जी है ना, तो वैसा ही आपको समझना है ना। परसेंटेज की एक अलग बात है कि टोटल आबादी के कितने भाग जो हैं इस प्रकार के चीज़ में बिलोंग करते हैं या रहते हैं, लेकिन जो संख्या है ना वो उसमें वो कितने हैं ऐसा बात करता है। तो यहाँ पे समझेंगे इस लाइन को कि देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में है, कि भाई उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अनुसूचित जाति की तादाद है, संख्या है लोगों की, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से कहे तो आंसर पंजाब हो जाएगा। पंजाब में जो है बहुत ज्यादा प्रतिशत यानी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है एससी अपने कुल जनसंख्या का निवास करते हैं। इनके अलावा देश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति आपको कहां पे मिलेगा? ये सबसे ज्यादा मिलेगा अपने को मध्य प्रदेश। कहां पे मिलेगा? है ना, मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। लेकिन अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कहेंगे तो मिजोरम में मिलेगा। तो दोनों मो से है ना। इनके अलावा देश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। जनगणना 2011 में साक्षरता 74.04, महिला साक्षरता 65.46, पुरुष साक्षरता 82.14% था। जो डेकेडिकल ग्रोथ थे वो 17.64% था। जो फर्टिलिटी रेट था ये 2.3% के करीब था, है ना। ये सब जो है कुछ बात ध्यान रख लेंगे। हिंदू की आबादी 79.8% था। ये सब जो है बातों को ध्यान रखना है भैया। इनके अलावा देश में सबसे अधिक महिला साक्षरता केरल की, सबसे कम महिला साक्षरता बिहार की। देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार की, सबसे कम जनघनत्व तो अरुणाचल प्रदेश की। देश में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की, केरल का जो लिंगानुपात सबसे ज्यादा है ना, तो दूसरा भी पूछता है और केरल का जिला भी पूछता है कि कौन जिला सबसे ज्यादा केरल में जो है आपका पढ़ा लिखा है। तो कोट्टायम जिला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है केरल के अंदर। वैसे तो केरल बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके अंदर भी कोट्टायम एक जिला है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। वैसे ही आपसे पूछा
पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला, तो शेरछिप जिला है इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला, और सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है अलीराजपुर। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए जो लिंगानुपात के क्रम में पहला तो केरल हो गया, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा पे है आंध्र प्रदेश, यानी तीनों साउथ के हैं। और सबसे कम कौन है? हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप का रहेगा, सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का रहेगा, सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और सबसे ज्यादा घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश भी दिल्ली है। देखिए इंडिया में बिहार के जनघनत्व भले ही ज्यादा हो स्टेट में, लेकिन ओवरऑल पूरे इंडिया में जनघनत्व की बात करेंगे तो दिल्ली आंसर होगा। दिल्ली में सबसे ज्यादा 1 किलोमीटर में लोग निवास करते हैं, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं राज्यों के अंदर, है ना। इनके अलावा उसमें भी अरुणाचल प्रदेश में कहां पे? देवांग घाटी में, है ना। चलते हैं आगे। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव शासक बनवाए थे। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनाए गए थे। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश बनाए थे। भैया सब मिलान करके ही दे दिए हो क्या? ऐसे ही सीधे सीधे कर दिया टाइप। ठीक है, सब मिलान करके ही दिया गया है। दुग्गी अभिलेख राजवंश ये काकतीय वंश से संबंधित है, तो ये सभी मैच किया हुआ है भाई, आंसर जो है पूरा मैच किया ही हुआ है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो साउथ में है, ये इनका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड ने करवाया था, एकदम सही है। अजंता की गुफाएं में कुछ गुफा जो है ये आपका गुप्त कालीन से, यानी गुप्त काल से बराबर मैच किया गया है। अजंता की में टोटल 29 गुफा है, टोटल के टोटल जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ऐहोल अभिलेख कवि रवि कीर्ति लिखे थे, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को रिलेट करता है, एकदम सही है। दुग्गी अभिलेख रुद्रमा देवी जो काकतीय वंश की महिला शासिका हुई उनको रिलेट करते हैं, ये भी सही है। तो ये सभी का मिलान सही किया गया है, मैं ही लिख के दिया तभी तो क्या होगा। इनके अलावा कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है इसमें कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ भी एक कैलासा मंदिर है, कहाँ पे? जो है आपका एलोरा की गुफा में। और एलोरा की गुफा में कितने गुफाएं हैं? 34, जिसमें कौन कौन से धर्म रहेगा? हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों रहते हैं, लेकिन जो अजंता का है वो सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। सिंह विष्णु के शासन अवधि में जो महान लेखक हुए उनका नाम क्या थे? भारवी। इन्होंने कौन सा किताब लिखा? कीर्तिर्जुनियम 10 कुमार चितम, ये पूछा जाता है भाई। अब जो है पुराने किताब का सीजन लौट आया है टीसीएस के द्वारा, बहुत सारे किताब पूछे जाते हैं। इनके अलावा मत विलास प्रहसन, इनके जो लिखे हैं, कौन लिखे? महेंद्र वर्मन प्रथम। और ये महेंद्र वर्मन प्रथम कौन वंश से होगा? पल्लव वंश से होगा। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट इस शिफ्ट में पूछा गया था कि महेंद्र वर्मन प्रथम कौन वंश से है? तो पल्लव वंश से है ना। इनके अलावा ये शिफ्ट किसकी बात हो रही भैया? सीजीएल 2024 के जो एग्जाम हो गए 9 तारीख को था मेरे ख्याल में, उससे पिछला महीना में। तो सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुआ ना, वहां से प्रेरित है ज्यादातर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको शुरू करने से पहले बता दिया था कि लेटेस्ट क्वेश्चन के बेस्ड पे मैं जो है फैक्ट लाता हूं और उनसे संबंधित अन्य क्वेश्चन को ढूंढ के लाता हूं जो आपको काम आता है, और इसी पे काम कर रहा हूं पिछले 1.5-2 सालों से। और उसमें क्या कितने रिजल्ट वगैरह आए ये आपके सामने भी होगा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है ये पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए, जिन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? बातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्हें ममल्लपुरम नगर की बसाया था। कौन भैया? नरसिंह वर्मन प्रथम की बात हो रही है, जिन्होंने ममल्लपुरम नगर को बसाया था। एक नागलपुरम नगर आपने सुना होगा, नागलपुरम। ये जो नागलपुरम है ना, ये कृष्णदेव राय जो तुलुव वंश विजयनगर साम्राज्य के राजा हुए उनके द्वारा बसाया गया था। और जो ममल्लपुरम है ये बातापी कोंडा कहलाने वाला नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव शासक हैं उनके द्वारा बसाया गया था। ठीक है मेरे भाई। हेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेसर होता है, कहाँ होता है? थानेश्वर। और द्वितीय राजधानी कहाँ पे होता है? इत्र की नगरी कन्नौज। ठीक है भाई, ध्यान रखें। दक्षिण भारत की यात्रा किए थे जो आपका ये हेनसांग, वो किनके काल में किए थे? तो नरसिंह वर्मन के काल में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में अजंता की गुफा है, जिसमें कुल कितने गुफा है? 29 गुफा है। गुफा जो है अधिकांश बौद्ध धर्म से संबंधित है, अधिकांश क्या टोटली बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। इसमें कुछ गुफा जो है गुप्तकालीन गुफा के उदाहरण है। गुप्त वंश के फाउंडर कहेंगे तो श्री गुप्त होगा, लेकिन अगर वास्तविक फाउंडर कहेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। तो दोनों में से जैसा पूछता है वैसा आंसर देना है। ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो कवि रवि कीर्ति के द्वारा। और ये किनको रिलेट करता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को रिलेट करता है। क्या बताता है कि भाई पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे युद्ध में हराया था। ये इस बात की पुष्टि होती है आपका ऐहोल से। इसके अलावा चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह है, बादामी के चालुक्य, एक बेंगी के
चालुक होते हैं जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन है, और एक कल्याणी के चालुक होते हैं जिसके संस्थापक जय सिंह होगा, सॉरी तैलप द्वितीय होगा, तैलप द्वितीय है ना। इनके अलावा दुग्गी अभिलेख का संबंध काकतीय राजवंश के प्रमुख रुद्रमा देवी से है। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? बेताराजू है ना, बेताराजू पूछा है भैया। इनके अलावा देखिए ये जो लाइन है मैंने VVI नीचे लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा कि भाई चोल वंश का राजकीय चिन्ह बाघ है, चेर का राजकीय चिन्ह धनुष और तीर है, पांड्य वंश की राजकीय चिन्ह मछली है, मौर्य वंश की राजकीय चिन्ह मयूर है, गुप्त वंश की राजकीय चिन्ह गरुड़ है। तो गुप्त को और मौर्य को याद नहीं लगता, गौ से गुप्त, गौ से गरुड़, मौ से मोर, मौ से मयूर, ठीक है भाई, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। इनके अलावा IPL 2024 में पहला मैच किस स्टेडियम पर खेली गई थी? वहां पे पूछा गया था WPL 2024 में पहला मैच किस स्टेडियम में खेली गई थी। तो IPL का पहला मैच जो है MS चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। WPL 2024 का पहला मैच 23 फरवरी 2024 को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच मंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे करेक्शन जरूरी है भाई, एक सेकेंड, ये चिन्नास्वामी नहीं, इसे चिदंबरम कर लीजिएगा, इसे चिदंबरम कर लीजिएगा, ये चिदंबरम हो जाएगा। जो चेन्नई में स्टेडियम है ना, ये चिदंबरम वाला है ना कि चिन्नास्वामी वाला। चिन्नास्वामी वाला बेंगलोर में सही है, ठीक है, जिसे चिदंबरम करने की जरूरत है, मैं आपको सही करके दे दूंगा, ठीक है। तो IPL का पहला मैच चिदंबरम स्टेडियम में होगा। IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी, विजेता राजस्थान रॉयल रहे थे पहले वाले का, है ना, शेन वार्न की कप्तानी में, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सबसे अधिक बार मुंबई इंडियंस और CSK जीते हैं। CSK IPL का यूनिकॉर्न टीम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। इनके अलावा IPL 2024 के विजेता कौन है? KKR शाहरुख खान का टीम, और उप विजेता कौन है? काव्या मारन की टीम, जिसका क्या नाम है भाई? SRH है ना, क्या नाम है? सनराइजर्स हैदराबाद, जहां से आपने ट्रेविस हेड को देखा होगा। इनके अलावा WPL 2024 के विजेता कौन है? RCB रॉयल चैलेंज बेंगलुरु है। IPL 2024 में ऑरेंज कैप विराट कोहली को, पर्पल कैप हर्षल पटेल को दिया गया है। इसके अलावा IPL में सबसे अधिक जो है, IPL में सबसे अधिक जो है चौका लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? शिखर धवन। सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अब यजुवेंद्र चहल के नाम हो गया है। सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी क्रिस गेल के नाम है। IPL में सबसे अधिक शतक वीर कौन है? विराट कोहली है। IPL में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड अभी भी क्रिस गेल के नाम है। तो ये कुछ IPL का रिकॉर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड अब हो गया है रोहित शर्मा के नाम, अब रोहित शर्मा लिखा गया है जी, है ना, रोहित शर्मा के नाम हो गया है। ये रोहित शर्मा साहब जो है, रोहित ही नहीं भाई, रोहित शर्मा साहब जो है ये अब सबसे ज्यादा छक्का लगाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, सभी फॉर्मेट को मिलाकर। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। इन्होंने 49 शतक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिए कब का। इनके अलावा टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अब जसप्रीत बुमराह के नाम है। एक ओवर में 35 रन मार दिए इंग्लैंड के खिलाफ। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी 264 रन, ये किसके नाम है? रोहित शर्मा के नाम है। विश्व के तीसरे सबसे अधिक एक दिवसीय रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के बाद, है ना। IPL में 4000 सबसे फास्ट रन बनाने का रिकॉर्ड KL राहुल के नाम है, और 6000 सबसे फास्ट रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम है IPL के लिहाज से, ठीक है। T20 क्रिकेट में 4000 सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय ऋतुराज गायकवाड़ है, इन्हें ध्यान रखेंगे। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुआ था, इसे 2024 की जगह पे 14 कर लेंगे। 3 जगह जो आज लगता है कुछ खा के टाइप किया है 2014 हो जाएगा ये, है ना, 2014 कर लीजिएगा। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में विजेता पुनेरी पल्टन हरियाणा स्टीलर्स को हरा के इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2014 में हुआ था। ओहो, मैं ही जो है गलत हूँ यहाँ पे। प्रो कबड्डी लीग 2024 के विजेता के बारे में बता रहा है, पुनेरी पल्टन हरियाणा स्टीलर्स को हरा के, और इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2014 में हुई थी। एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 23-24 जो लेटेस्ट वर्जन हुआ है जनवरी फरवरी 2024 में, ये तमिलनाडु में हुआ है, जहाँ पे आपका 26 खेल शामिल किया गया था, जहां पे आपका स्क्वैश खेल को पहली बार जगह दिया गया था, जहां पे आपको सिम्बलम्बम खेल को जो है आपका क्या प्रदर्शनी खेल के तौर पे रखा गया था। तो ये तमिलनाडु के 4 शहरों में होती है। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसकी शुरुआत 2018 में पहली बार दिल्ली से होती है। इसके अलावा क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी 10 प्रकार से आउट हो सकते हैं। इसके अलावा T20 क्रिकेट में कोई भी गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम कोई भी गेंदबाज 10 ओवर, और टेस्ट क्रिकेट में लिमिट
लिमिट नहीं है कि कितना बॉलिंग आप करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में जो बॉलिंग रेट है ये 15 ओवर प्रति घंटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवसीय क्रिकेट में बॉलिंग रेट 14.18 ओवर प्रति घंटे हैं और T20 क्रिकेट में बॉलिंग रेट जो है 14.11 ओवर से कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। ये जो है ना एक पैमाना है, इससे कम होगा तो पेनल्टी लगेगी, है ना। इनके अलावा 1307 और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान किस क्षेत्र में हुआ था? तो देवगिरी में हुआ था, बता रखे थे पहले भी, है ना। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की शासन अवधि जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक था। खिलजी वंश के प्रमुख शासक हुए। बचपन का नाम इसका अली गुरसप था। क्या था भाई? अली गुरसप, है ना। और अपने आप को क्या कहते थे? सिकंदर एहसानी, कि मैं सिकंदर का दूसरा रूप हूँ, पूरा दुनिया जीत लूंगा और जाऊंगा अंत में क्या? ताली बजाते हुए। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पूर्व किस पद पे थे? तो अमीर ए तुजुक। ये भी क्वेश्चन आपको सीपीओ ने पूछा है 2024 में, है ना, कि सुल्तान बनने से पहले। इसी प्रकार से बता दिया था कि बाबर सुल्तान बनने से पहले यानी मुगल वंश की स्थापना करने से पहले फरगना का शासक था, फरगना का शासक। इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय का श्रेय जो है किसे देते हैं? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दक्षिण विजय का क्रम क्या है। सबसे पहले देवगिरी को विजय किया था, फिर बारांगल को, फिर द्वार समुद्र को और फिर मालाबार को। मालाबार आज का केरल, है ना। अन्य भारत विजय अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप इसे उत्तर भारत अभियान भी कह सकते हैं, पश्चिम भारत अभियान भी कह सकते हैं। तो इसमें गुजरात को पहले जीता था, फिर रणथंभौर को, फिर चित्तौड़ को, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की विजित प्रदेश है। इनके अलावा अंग्रेजों ने सबसे पहले ब्रिटिश राज में राज हड़प नीति के तहत सतारा राज्य को मिलाया था। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ बताऊंगा, इसीलिए यहाँ पे रखना जरूरी है। 1848 में। और राज हड़प नीति के फाउंडर कौन है इंडिया में? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के सबसे अच्छे काम में आपको क्या लगता है? भारतीय रेल की शुरुआत, जो मेरे रोटी का आधार है। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, अस्थायी सेना रखने की प्रथा, हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा, कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण, 1000 खंभा महल का निर्माण, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ है। हरित क्रांति का सर्वाधिक असर किस फसल पे देखी गई? गेहूं पे देखी गई। विश्व स्तर पे हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इंडिया स्तर पे डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के उन्नत किस्म के खाद्य तथा खाद होगा, यहाँ पे खाद नहीं हो क्या? खाद, है ना, खाद, फर्टिलाइजर, खाद बीजों का इस्तेमाल कर जो है खाद्यान्नों के पैदावार ना हो। खाद्यान्नों मतलब फूड मतलब अपन अनाज, ग्रेन्स, है ना, इसके पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं हरित क्रांति, ठीक है। इनके अलावा हरित क्रांति भारत में सबसे पहले 1967 पंजाब में आई थी, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दूसरी लहर कब आई थी? 1975 से 80 के बीच आई थी। हरित क्रांति में एक शब्द होता है बीज के रिलेशन में HYV, इसका मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी। इसके अलावा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या होता है? मिट्टी में लगातार फर्टिलाइजर डालने से मिट्टी की जो नेचुरली उर्वरता शक्ति है वो कम होती जाती है। चटगांव शस्त्रागार पे छापा किस क्रांतिकारी के अभियान में डाला गया था? सूर्य सेन। काकोरी जो कांड होता है, मैंने चटगांव से हटके पहले काकोरी बताना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए काकोरी एक्शन जो होता है, अब तो इसका नाम बदल गया है, ट्रेन एक्शन हो गया। इसमें जो नेता होते हैं, अगुआ होते हैं, मतलब सबसे प्रमुख होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं। इनके अलावा अन्य सदस्य राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाक उल्ला खां, मुकुंदी लाल, ममता गुप्ता, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, ये सब भी जो है ना काकोरी ट्रेन में पार्टिसिपेट किए थे। ये कब होते हैं? 9 अगस्त 1925 को। तो इसका याद रखिएगा, डेट पूछता है। इनके अलावा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के असेंबली में, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह साहब का जन्म कहाँ हुआ था? गांव बंगा में हुआ था। भगत सिंह साहब के प्रमुख किताबों में मैं नास्तिक क्यों हूं प्रमुख है। चंद्रशेखर आजाद को जो शहादत प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे साहब, वो कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क में। ये कहाँ पे है? इलाहाबाद, अब प्रयागराज में है। देखिए HRA को, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, 1924 में एस्टेब्लिश हुआ था। इनको पुनर्जीवित करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बीच में क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है, इनके जो नेतागण हैं वो अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। तो इसमें मतलब जो है कमी आ गई, ये लहर थोड़ा जो है ना कम हो गए, ठीक है भाई। तो इनको पुनर्जीवित करके इसमें एक ऐसा शब्द घुसेरा मतलब जोड़ा गया। ऐसा शब्द का मतलब क्या है भैया? सोशलिस्ट। क्या? सोशलिस्ट, है ना। इसका होता है HRA का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जब एस शब्द भी इंक्लूड कर दिया गया, इसके बीच में घुसाया गया एस शब्द HRA के बीच में, तो इसका मतलब हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। कि ताकि जो ठंडा पड़ गया है हम लोगों का ये दल, तो थोड़ा सा जो है फिर से इसमें नई जान फूका जाए, ठीक है, ताकि ये अनवरत चलता रहे। तो सबसे पहले विचार आया था चंद्रशेखर आजाद साहब के मन में, लेकिन ये काम करने का श्रेय किन्हें दिया गया? भगत
सिंह साहब को। कब किए गए थे? 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो ये दोनों बात जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। पूछे कि विचार किनके मन में आया तो चंद्रशेखर आजाद। कौन किए? तो भगत सिंह साहब। अरबी और फारसी को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहला मदरसा कहाँ खोला गया था और कब खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था 1781 में। भारत में पहली सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1862 में, सर्वोच्च न्यायालय नहीं भाई, हाई कोर्ट कर लेना यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय तो 1774 में हो जाएगा। यहाँ पे जो है हाई कोर्ट, आज 4-5 जगह गलत किया है, मैं करेक्ट करके दे दूंगा, माफ़ी चाहता हूँ, है ना। मैं करेक्ट करके दूंगा PDF, कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही देता आया हूँ। आप भाई लिखते हैं तो एक आध गलत होगा, लेकिन 3-4 गलत कर दिया है, ये थोड़ा ज़्यादा ही सोचने वाली बात है। भारत में पहली जो हाई कोर्ट का स्थापना हुआ कोलकाता में 1862 में। उसी साल जो है आपका बम्बई और मद्रास में भी हुआ था। भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में, बराबर लिखा है इन्होंने। ये कहाँ पर हुआ था? कोलकाता के अंदर ही हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार हुआ था। भारत में जो पहली मेट्रो की शुरुआत हुई थी 1984 में, ये कहाँ पर? ये भी कोलकाता में हुई थी। अभी हाल फिलहाल ही वाटर मेट्रो की शुरुआत ये भी कोलकाता में ही हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, या इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं, यह भी पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश तक फैला हुआ है, अर्थात यह भी कोलकाता में है। इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद केरल में है, जिसे चेरामन जुमा मस्जिद कहते हैं, और इंडिया की सबसे पुरानी चर्च भी सेंट थॉमस चर्च केरल में ही है। विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। अब एक जैसे क्वेश्चन एक जगह बताता हूँ इसीलिए। इनके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कुमार गुप्त प्रथम है, जबकि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर गोपाल वंश के शासक धर्मपाल हैं। इनके अलावा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से अमिताभ बच्चन साहब को सम्मानित किया गया। 23 वाला आशा भोसले को दिया गया था और 22 वाला नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया था। पहले लता दीना, यही चीज मैंने जो बताया, यही चीज यहाँ पे लिखा है। मैं चलता हूँ आगे। पहला, दूसरा, तीसरा किसे? मोदी साहब, आशा भोसले मैडम और आपका जो है अभी अमिताभ बच्चन साहब। इनके अलावा 2020 की लता दीनानाथ, माफ कीजिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अलग है, सिर्फ लता मंगेशकर पुरस्कार अलग है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2 स्टेट देते हैं, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश। तो बातों को गौर कीजिएगा। ये जो भी आपने क्वेश्चन देखा वो मंगेशकर वाला था, जो अभी हाल फिलहाल ही 2022 में एस्टेब्लिश हुआ है। ये सब पुराना है। साल 2020 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार संगीतकार जोरी आनंद मिलिंद को दिया गया था। ये MP सरकार वाला है। महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सुरेश वाडकर को दिया गया है। और 2024 के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा कर दिया है। अनुराधा पौडवाल मैडम को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 उत्तम सिंह को दिया गया है और 2023 चित्रा को दिया गया है। तो इसका मतलब लता मंगेशकर पुरस्कार दोनों स्टेट देते हैं। तो दोस्तों ये थे आज का क्लास। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं तो कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और हमारी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।